है कि जैसे हम कार्बन के बारे में अभी बोले हैं कि अपने पास कार्बन 3 प्रकार का होता है। एक ऐसा भी कार्बन होता है जिसका एटॉमिक मास 12 होगा, एक ऐसा भी होगा जिसका 13 होगा, एक ऐसा भी होगा जिसका 14 होगा। तो अगर मान लो कि कोई हमसे ये पूछे कि भाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे? अगर मान लो कि जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, आई होप कि आपने क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा होगा, अगर सीबीएसई में रिलेटेड नहीं था तब, ठीक है। तो मान लो कि अपने पास कार्बन है, वो 3 टाइप का है। एक ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 13 है, 12 है और 14 है। तो अगर अपने से कोई पूछेगा, अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई हमको ये बता दो तुम कि एटॉमिक मास कार्बन का कितना होगा, तो हम तीनों में से किसका बोलेंगे? ठीक है, तो हुई ना कंफ्यूजन वाली बात। और देखो, इसको हम बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप मतलब सभी एलिमेंट सेम होगा। देखो, ये तीनों का तीनों कार्बन ही है, लेकिन इसका क्या है? मास नंबर, यानी कि एटॉमिक मास अलग अलग है। तो जब एलिमेंट सेम रहेगा लेकिन उसका मास नंबर अलग अलग रहेगा, ठीक है। मास नंबर यहां पर मैं एटॉमिक मास के बदले यूज कर रहा हूं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि एटॉमिक मास के लगभग बराबर होता है मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर मतलब आप अभी एटॉमिक मास समझिए, आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। अभी फिलहाल आप मास नंबर और एटॉमिक मास को लगभग सेम मान के चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि देखो, यहाँ पे 3 एलिमेंट है और तीनों का तीनों कार्बन ही है, ठीक है। मतलब तीनों जगह कार्बन है, एलिमेंट सेम है, लेकिन इसका मास नंबर क्या अलग अलग है। तब इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये आइसोटोप है। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि हम आइसोटोप का एटॉमिक मास कैसे बताते हैं, ठीक है। कैसे बताएंगे हम आइसोटोप का एटॉमिक मास? तो देखो, आइसोटोप का एटॉमिक मास बताने के लिए हम एक और कंसेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते। तो अब हम लोग बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। तो क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट भी बोल दिया जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास किसको बोलेंगे? तो देखो, आइसोटोप का जो हम एवरेज निकालते हैं, आइसोटोप का मास है, जैसे मान लो कि कार्बन है, कार्बन का 3 प्रकार का मास हो सकता है, 12 भी, 13 भी और 14 भी। तो अब इस तीनों में से हम कोई नहीं बताते हैं। अगर हमसे पूछेगा कि बता कार्बन का एटॉमिक मास कितना, तो हम ना 12 बोलेंगे, ना 13 बोलेंगे, ना 14 बोलेंगे। हम क्या करेंगे? इस तीनों का एवरेज निकालेंगे। मतलब आइसोटोप जितने भी है उस सबका जो मास है उसका हम एवरेज निकालेंगे, फिर वो बोलेंगे। उसी एवरेज एटॉमिक मास को हम एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। मतलब एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप के लिए यूज किया जाता है। आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास निकलता है उसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब ये निकलेगा कैसे? जैसे मान लो कि अपने पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट का नाम है ई। ये एलिमेंट ई है। अब मान लो कि ये नेचर में 2 फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और एक ऐसा जिसका वजन है m1 और एक ऐसा जिसका मास है m2, ठीक है। कोई एलिमेंट E है जो 2 फॉर्म में पाया जाता है। जैसे मान लो कि अपने पास कार्बन था, ठीक है, तो ये कार्बन 3 फॉर्म में था ना। एक ऐसा जिसका मास था 12, एक ऐसा जिसका मास था 13 और एक ऐसा जिसका मास था 14। उसी प्रकार एक एलिमेंट E है, ये नेचर में 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक ऐसा जिसका मास है m1 और एक ऐसा जिसका मास है m2। और ये जो m1 वाला है, यह मतलब ये हम मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। और नेचर में, ठीक है, नेचर में ये जो m1 वाला है वह मान लो कि x1% पाया जाता है, ठीक है। और ये मान लो x2% पाया जाता है। मैं क्या बात कर रहा हूं आप समझ रहे हैं? अपने पास एक एलिमेंट है E जिसका 2 आइसोटोप है। एक आइसोटोप का मास है m1 और एक का मास है m2। और जो m1 आइसोटोप है वह नेचर में x1% पाया जाता है और जो m2 है वो x2% पाया जाता है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इसका एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 बाई x1 प्लस x2, ठीक है। यहाँ पर m1 m2 क्या है? m1 m2 क्या है? मास ऑफ आइसोटोप्स। m1 m2 क्या है? मास ऑफ आइसोटोप्स। और x1 x2 क्या है कि वो कितना परसेंट पाया जाता है। या तो आपको परसेंट में दिया रहेगा या तो आपको रेशियो में दिया रहेगा। तो वही है हमारा x1 और x2। अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ 2 आइसोटोप था, यहाँ पर तो 3 आइसोटोप है। तो जब 3 आइसोटोप रहेगा तो एक और टर्म बढ़ जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बट्टे x1 प्लस x2 प्लस x3। उसी प्रकार 4 रहेगा तो एक और बढ़ जाएगा। फिलहाल हम लोग 2 वाले का बात करते हैं। अब देखो, ये फॉर्मूला मैंने लिखा दिया। अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि बोरॉन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई अपने पास बोरॉन है, इस बोरॉन का 2 आइसोटोप है,
एक है B10 और एक है B11, यानी कि बोरॉन है, ये नेचर में दो रूप में पाया जाता है। एक ऐसा आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 10 है और एक का 11 है। और ये जो 10 वाला है ना, ये नेचर में 19% पाया जाता है और ये 81% पाया जाता है B11 वाला। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अपने पास बोरॉन है, इसका दो आइसोटोप है B10 B11। B10 वाला 19% पाया जाता है और ये 81% पाया जाता है। तो अब हमसे पूछेगा कि बता हम पीरियोडिक टेबल में कौन सा एटॉमिक मास लिखेंगे, 10 लिखेंगे कि 11 लिखेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया, अगर आइसोटोप वाला फंडा आ जाए तो हम ना इसका एटॉमिक मास लिखेंगे ना इसका लिखेंगे। हम क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। और एवरेज एटॉमिक मास निकालने का अभी मैंने फॉर्मूला बताया, M1x1 प्लस M2x2 प्लस x1 प्लस x2। अब देखो M1 कितना है 10, x1 कितना है 19% प्लस M2 कितना है 11%, कितना है 81, और x1 प्लस x2 को जोड़ करके 100 आएगा क्योंकि परसेंट है। ठीक है, तो आप इसका टोटल कैलकुलेशन करो और फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल कैलकुलेशन करके आपको आंसर आएगा 10.8, यानी कि इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 10.8। तो इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एवरेज एटॉमिक मास किसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हमारा अगला टॉपिक डेंसिटी के बारे में। ठीक है, डेंसिटी के बारे में हल्का सा हम जान लेते हैं। जब हम इंपेरिकल फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला निकालना सीखेंगे तो वहां पर हमें ये काम आएगा। ठीक है, सीटी डेंसिटी आप लोग समझते होइएगा। डेंसिटी का क्या मतलब होता है, देखो डेंसिटी का मतलब होता है कि कौन सा पदार्थ ज्यादा, डेंसिटी भारीपन को दर्शाता है। जैसे मान लो कि अगर मैं वॉल्यूम फिक्स कर दूं, ठीक है, आप लोगों ने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर मान लो कि मेरे पास इतना बड़ा सीट है लोहा का, आयरन, ठीक है, इतना बड़ा सीट है आयरन का, ठीक है, और मान लो कि उतना ही बड़ा सीट है अपने पास प्लास्टिक का। ठीक है, तो बताओ कौन भारी होगा, कौन ज्यादा भारी होगा। तो हम सिंपल से कह देंगे कि आयरन ज्यादा भारी होगा। देखो दोनों का शेप सेम है, दोनों का साइज भी सेम है। मतलब कहने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम मान लो V है तो इसका भी वॉल्यूम कितना है V है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना जगह छेक रहा है, और अगर दोनों का साइज एंड शेप दोनों सेम है तो ये दोनों सेम जगह छेक रहा होगा ना, इसका मतलब इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इतना भी है, इसका भी है। तो अगर मैंने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया और इसका मास ज्यादा आ रहा है, इसका वजन ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, आयरन का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो डेंसिटी का मतलब है अगर यूनिट वॉल्यूम है, अगर मैं वॉल्यूम को फिक्स कर दूं तब कितना वजन है उसके पास, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर किसी का डेंसिटी ज्यादा है, अगर मैं आपको बोलूं कि आयरन का डेंसिटी लकड़ी से ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इतना बड़ा रॉड लोहा का लो और उतना ही बड़ा रॉड अगर आप लकड़ी का लोगे तो लोहा का रॉड आपको ज्यादा भारी लगेगा। तो डेंसिटी का ये मतलब होता है। अब ये डेंसिटी अपने क्लास में दो टाइप का है, ठीक है, अपने क्लास में दो टाइप का डेंसिटी है। एक को हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, और एक को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये दो टाइप का डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेपर डेंसिटी। तो देखो वेपर डेंसिटी किसके लिए डिफाइन होता है, वेपर डेंसिटी गैस के लिए डिफाइन है। ठीक है, वेपर डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ गैस। जब हम गैस का डेंसिटी निकालेंगे तब वहां पर हम वेपर डेंसिटी का बात करते हैं। और वेपर डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी गैस का डेंसिटी, ठीक है, किसी भी गैस का डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। समझ में आया, किसी भी गैस का डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का, किसी भी मटेरियल का डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में किसी पदार्थ का कितना डेंसिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे गैस का कितना डेंसिटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। ये दोनों बात आपको समझ में आ गया। चलो अब एक और बात हम लोग कर लेते हैं कि जब हम लोग
पिछले दिन मोल पढ़े थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कि अपने को वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, जब हमें वॉल्यूम दिया हुआ रहता है और मोल निकालना है तो हम मोल कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम बाय 22.4 यही निकालते हैं ना। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब कैसा कंडीशन रहेगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर का स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होना चाहिए 1 atm। अगर ऐसा कंडीशन है तब ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन मान लो कि अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, यानी कि एसटीपी नहीं है, तब जाकर के कौन सा हम फॉर्मूला लगाएंगे, मोल कैसे निकालेंगे, तब हम लोग मोल निकालते हैं एक फॉर्मूला के द्वारा, एक इक्वेशन के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, यही है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहां पर पी क्या है, प्रेशर, पी है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, वी है वॉल्यूम, एन क्या है, यही है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आर क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता है 8.314। ठीक है, या 0.0821। ठीक है, यही होता है इसका आर का वैल्यू। यहाँ पर टी क्या है, टेम्परेचर। ये आर का वैल्यू दो केस में होता है, एक गैस वाले केस में, एक एनर्जी वाला केस में। जब हम एनर्जी वाले का बात करेंगे तब उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। जब हम गैस का बात करेंगे तब आर का वैल्यू, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आपको बहुत काम आएगा पूरी की पूरी केमिस्ट्री में। तो ये आप याद रखें, आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर।